नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और सबसे पहले तो के न्यूज के सभी दर्शकों को के न्यूज के 10 साल पूरे होने की बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ आपका जो प्यार हमें मिला, जो आज हम 10 साल पूरे कर पाए हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे श्रद्धालुओं की आस्था, क्यूआर का वास्ता। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के शुरू होने से ही परेशानियां जैसे ही शुरू हुई वैसे ही परेशानियां और विवाद थम नहीं रहा है। चारधाम यात्रा के साथ ही राज्य के बढ़ते कोरोना के मामले, फिर मौसम की मार और बंद होते हाईवे, और अब ताजा विवाद बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में क्यूआर कोड लगाने का सामने आया है। दरअसल बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की मंजूरी के बिना बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में डिजिटल भुगतान से जुड़ी एक कंपनी का क्यूआर कोड लगा दिया गया है। अब ये क्यूआर कोड किसने लगाया है, इसकी तो जांच की जा रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजयेंद्र अजय का कहना है कि ये मंदिर समिति ने क्यूआर कोड नहीं लगाया है। समिति ने पुलिस को तहरीर देकर मामले की जांच की मांग की है। वहीं विपक्ष ने इस मामले पर सरकार पर हमला बोला है। सवाल यह है कि जब मंदिर समिति ने यह क्यूआर कोड नहीं लगाया है, तो फिर कौन बद्रीनाथ केदारनाथ में इसे लगाकर चला गया है, और कैसे मंदिर समिति को इसके बारे में पता नहीं चला। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्यूआर कोड किसने लगाया और मंदिर समिति को कैसे नहीं पता चला कि कोई क्यूआर कोड लगाकर चला गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में पट खुलने के बाद से ये क्यूआर कोड लगाया गया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश चमोली जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, वरिष्ठ यूकेडी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरधर शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शन डोभाल जी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि के न्यूज़ ने आज 10 साल पूरे कर लिए हैं, और 10 साल आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम ऐसे ही चाहते हैं कि जनता के जो मुद्दे हैं वो हम उठाते रहें, और जो भी उनकी समस्याएं हैं उन्हें हम सरकार के सामने रख सकें, ताकि उसका निस्तारण हो सके। और शुरुआत में राजेश जी आपसे करूंगी, राजेश जी आपसे करूंगी। क्यूआर कोड को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है। हालांकि शुरुआत मुझे सत्ता पक्ष से करनी थी, लेकिन फिलहाल वो मौजूद नहीं है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यस जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के 10 साल पूरे होने पर आपके चैनल को और तमाम जो दर्शक हैं आपके, उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस चैनल में एज ए प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस की अपनी बात रखता हूं, क्योंकि आप लगातार राज्य के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसके लिए आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बाकी यस जी, देखिए, बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ये आस्था का भी सवाल है। हम सब लोग हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। पूरे भारतवर्ष की एक सबसे बड़ी यात्रा, उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा जो होती है, और भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व की यात्रा है ये, और जिसमें देश विदेशों से लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन सोचने का मतलब मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है, सरकार चल रही है या नहीं चल रही है, किसके हाथ से चल रही है, ये अभी तक मतलब किसी को समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि आप देखिए कितनी बड़ी चूक है। चूक इसलिए कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू होती है, और श्री बद्रीनाथ धाम जी में और श्री केदारनाथ धाम जी में अगर क्यूआर कोड सिर्फ इसलिए लगाया गया हो कि दान के लगाया गया हो, और सरकार कह रही है कि हमने नहीं लगाया, तो सोचने का विषय किसने लगाया? फिर राज्य की सीमाओं से सटे हुए इतना बड़ा देश चाइना, जो हमसे बिल्कुल समीप में है, जहां आपने वाहवाही तो लूट ली कि आखिरी गांव को पहला गांव बना दिया चाइना का, लेकिन भगवान श्री बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में कोई क्यूआर कोड आगे रहता है और सरकार को पता नहीं है 4 दिन तक। और लगातार कांग्रेस मैं आपको सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से आपको बताऊंगा, ऐसे कि हम तमाम लोग भी बड़े अचंभित थे कि इस प्रकार की मतलब
अगर मैं कहूँ तो ये घिनौनी हरकत है, क्योंकि हम बिल्कुल। आस्थावान लोग हैं, जिसको अगर दान पुण्य करना हो तो वो हम सब लोग गुप्त दान के तहत प्रत्येक आदमी मतलब अपनी श्रद्धा के हिसाब से दान करता है। लेकिन इस प्रकार के डिजिटल पेमेंट, और आप 4 दिन बाद जब स्वयं मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री अजेंद्र अजय जी कह रहे हैं कि ये मतलब हमारे द्वारा नहीं लगाया गया। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ यशु जी, स्वयं आपने देखा होगा कि जो पेटीएम है, जो उसने ट्वीट कर रखा है इस बात का, स्वयं मतलब उसका प्रचार कर रखा है कि वहां पे डिजिटल दान के लिए हमने क्या पेटीएम का व्यवस्था कर दी गई है। पेटीएम कर रहा है, सरकार कह रही है हमारी जानकारी में नहीं है, अध्यक्ष कह रहे हैं हमारी जानकारी में नहीं है, आपने तहरीर भी दे दी। लेकिन सोचने का विषय है किस प्रकार सरकार मतलब लचर व्यवस्था में राज्य में चल रही है। इंटेलिजेंस फेल्योर को मैं सरकार की मतलब मूर्खता भी कहूँ, इसमें बहुत बड़ी बात ये है, क्योंकि हम राज्यवासी, हमारी 4 धाम यात्रा ऐसी यात्रा है कि जो हमें कोरोना काल के बाद हमें दोबारा मौका मिला है कि हम राज्यवासी जो तीर्थाटन करने यहाँ पे आ रहे हैं उनकी सेवा करें, उनसे जो भी, क्योंकि राज्य पर्यटन से भी जुड़ा है, तो तमाम चीजें राज्य की मतलब रीढ़ को हमें रीढ़ जो हमारी है ये 4 धाम यात्रा, और उसमें इस प्रकार का भद्दा मजाक क्या मैसेज जाएगा। आप देखिए किस प्रकार के सोशल मीडिया पे ट्वीट किए जा रहे हैं, किस प्रकार के अभद्र टिप्पणियां मैं कहूँ तो सोशल मीडिया पे की जा रही है कि देखिए किस प्रकार के धामों में लूट चल रही है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार के लोगों को, तमाम उनके पदाधिकारियों को माफी मांगनी चाहिए उत्तराखंड के वासियों से और देश के उन तमाम लोगों से जो हिंदू आस्था में, हम सब लोग हिंदू आस्थावान लोग हैं, हमारे 4 धाम यात्रा यहाँ पे हो रही है, उन तमाम लोगों से माफी मांगनी चाहिए। किस प्रकार की गलती आप कर रहे हैं, आप छोटी सी मतलब ये कितनी बड़ी चूक होगी बताइए। आप कह रहे हैं हमारी जानकारी में नहीं है। कैसे जानकारी में नहीं है जब पेटीएम स्वयं ट्वीट कर रहा है कि हमने वहां पे डिजिटल दान दिया, 4 दिन बाद सरकार जाग रही है। वो तो शुक्र है कि विपक्ष का तमाम लोग, राज्य के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लगातार इस बात को उठा रहे थे और आपने डिबेट भी रखी है, और अब जाके सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अजेंद्र जी ने उसको तहरीर भी दी है कि अज्ञातवश इतना, मतलब मैं बड़ा विचलित हूँ। अगर ये गलती अगर किसी अन्य पार्टी किसी और सरकार में होता है ये जी, तो बीजेपी के लोग अभी तक सड़कों पर ऐसा तांडव मचा देते और कहते कि देखो जी लुटेरी सरकार, ये सरकार, वो सरकार, हमारी आस्था के खिलवाड़ा। लेकिन इतने बेशरम है कि मतलब इनके रत्ती भर भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खुलेआम मंचों से झूठ बोल सकते हैं। राजेश जी देखिए, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ। अरे राजेश जी रुकिए, सुनिए, मैं यहाँ पे लेकिन एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि जैसे आप हमेशा जब ऐसी कोई बात होती है तो आप कहते हैं बीजेपी ने इस तरीके से हंगामा खड़ा किया, उनकी जब हमारी सरकार थी तो ये होता था, तो क्या आप उस तरीके की चीजें नहीं कर पा रहे हैं? क्या विपक्ष की जो भूमिका वाकई होनी चाहिए वो भूमिका नजर नहीं आ रही है, या आप उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं? ये सवाल भी मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। जपेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जपेन जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका रुख करूंगी, उससे पहले राजेश जी। यशी जी देखिए, आपने जो बात कही है, हम लगातार राज्य के जितने भी मुद्दे हों, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे भर्ती घोटाले हो, राज्य में तमाम अव्यवस्थाओं पर मतलब मैं देखिए विपक्ष के रूप में कांग्रेस के साथ साथ अन्य लोगों को भी कहूंगा, तमाम लोग मुखर हैं, लेकिन वो चीज दिखाई नहीं जाती। आप देखिए बीजेपी अगर तांडव करती है, आप देखिए देश की बेटियां मतलब स्वयं कह रही है उनके साथ मॉलिटेशन हुआ है, इतना बड़ा मतलब धरने में बैठे हैं, लेकिन लोगों का दिमाग ऐसा डाइवर्ट कर दिया है कि वो गलत तरीके से मतलब वहां पे बैठी हैं, उनको विपक्ष सह रहा। आप देखिए ना किस प्रकार का एक नया माहौल क्रिएट किया जा रहा है। कोई आदमी का सच बोल रहा है तो उसी पे एलिगेशन लग जा रहे हैं कि जी चलो इसकी जांच करा दो और इसी को मतलब किसी तरह डंप कर दो। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तमाम राज्य के बुद्धिजीवी लोग, सब तमाम लोग जागे। अभी एक मैटर में ऐसे आपके चैनल पर फिर कह रहा हूँ, अभी मैं एक पोस्टर देखा था सोशल मीडिया पर, आज वायरल हुआ है, जिसमें बड़ा बड़े होर्डिंग लगे हैं काशीपुर में, जिसमें लिखा हुआ है कि धर्म के रक्षक धामी जी, बड़ा, और दीपक बाली कोई भाजपा के नेता है, उन्होंने लगाया। अब आप पूछिए कैसे धर्म के रक्षक हैं कि क्यूआर कोड के तहत आपको जानकारी नहीं, लेकिन आपके बिहाफ पे कोई लूट के चले जा रहा है यार राज्य का पैसा, राज्य के लोगों को आने वाले देश विदेश से जो यहाँ पे 4 धाम यात्रा करने आ रहे हैं उनसे लूट खसोट करके चला जा रहा है, लेकिन सरकार को जानकारी नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड इतना बड़ा हुआ, ये धर्म के रक्षक बने हुए हैं, इनके नेता खुद कर रहे हैं, नेताओं के द्वारा नौकरियां बेचे जा रही खुलेआम, लेकिन ये धर्म के रक्षक बने हुए हैं। यहाँ पे सहकारिता मंत्री हो, चाहे इनके वित्त मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री के यहाँ से खनन की फाइल हो, तमाम चीजें खुल के लूट हो रही है राज्य में। शराब आपने सस्ती कर दी है, मतलब आप देव भूमि जो देव नगरी है, जिसका नाम उत्तराखंड पूरे विश्व में नाम है, जहाँ 4 धाम यात्रा होती है, और उसको खंडित करने का काम हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कलंकित काम। ठीक है राजेश जी, मैं वापस आऊंगी, चूंकि आज हमारे पास काफी कम वक्त है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। दर्शन डोभाल जी का रुख कर लेते हैं। दर्शन डोभाल जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले को लेकर? अनम्यूट कर लीजिए।
दर्शन डोभाल जी म्यूट कर लीजिए। सबसे पहले जी सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपकी लोकप्रियता के 10 साल पूरे हुए इस चैनल के, और आपकी बेबाकी बनी रहे ऐसी हम कामना करते हैं, और आपकी लोकप्रियता और बढ़े। अब बात आती है कि मैं सीधे अब इस बात पे जो आज का मुद्दा है, अजेंद्र जी का मैंने एक बयान सुना अभी किसी वीडियो पर। उनके अपने ही बयान में कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत विरोधाभास भी है अपने अपने ही बयान में। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं, ना तो मुझे पता है ना हमारे समिति के अधिकारियों को पता है कि ये जो पेटीएम के जो होल्डिंग को किसने लगाए हैं, वो स्कैनर किसने लगाए हैं। दूसरी तरफ वो बचाव का भी साथ साथ कर रहे हैं, जिन्होंने भी ये किया है उनका बचाव भी वो इसलिए कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम डिजिटल को बढ़ावा देना चाहते हैं, मतलब डिजिटल पेमेंट को हम जो चाहते हैं कि डिजिटल पेमेंट हो, तो कहीं ना कहीं वो बचाव का भी एक तरफ देख रहे हैं। क्योंकि इस बात को भी देखना चाहिए कि इस समय देश में 2 बड़ी घटनाएं हुई है ठगी को लेकर के। ये ठगी का मामला है जो केदारनाथ बद्रीनाथ में हुआ है। अभी सेम टाइम एक मामला संजय शेरपुरिया का भी हुआ है, जो कि प्रधानमंत्री जी के पड़ोसी हैं। 500 करोड़ का बंगला प्रधानमंत्री जी के बगल में है। प्रधानमंत्री जी के साथ में, अमित शाह जी के साथ में और बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ में उनके कई फोटो है, और हाई सिक्योरिटी जोन में प्रधानमंत्री जी से हाथ मिलाते हैं और प्रधानमंत्री जी उनको पुष्पगुच्छ देते हैं। वो संजय शेरपुरिया अभी गिरफ्तार हुआ है, यूपी की एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो ठगों को और चोरों को जो इस सरकार में बढ़ावा मिल रहा है, उनको प्रोत्साहन मिल रहा है, उनके ऊपर जो आशीर्वाद है ऊपर से, इसलिए शायद ये सब मामले हो रहे हैं। वरना केदारनाथ जैसी जगह पर, और केदारनाथ को मैं इसलिए भी कहता हूं क्योंकि केदारनाथ प्रधानमंत्री जी की सबसे लोकप्रिय धामों में से एक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि संजय शेरपुरिया का कहीं कॉन्टैक्ट प्रधानमंत्री जी के थ्रू कुछ हुआ हो और उन्होंने कोई उनको प्रोत्साहन दिया हो कि भाई आप केदारनाथ में भी ये काम कर सकते हैं। तो क्योंकि अल्टीमेटली अभी पूरे जितने भी यूट्यूब चैनल है, आप कहीं पर जाके देखिए, आज संजय शेरपुरिया का बहुत चर्चा हो रही है। और धन्यवाद तो मैं योगी आदित्यनाथ जी कर पाऊंगा, उन्होंने गिरफ्तार करवाया कम से कम। एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा काम किया कि जिनको प्रधानमंत्री का संरक्षण था, जिसको गृह मंत्री का संरक्षण था, जिनको मनोज सिन्हा जो कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, उनका संरक्षण प्राप्त है। उनको 25 लाख रुपए लोन देते और संजय जो वो लोन वापस नहीं मांगते। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संजय शेरपुरिया का इसमें हाथ हो सकता है। केदारनाथ वाली घटना में इसकी बहुत ज्यादा आशंका है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का उसको संरक्षण प्राप्त है, उसको किसी बात का डर नहीं है। इस समय देश में जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के या तो नेता हैं या फिर उन नेताओं का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। ये लगातार खुलासे अभी लगातार देश के अंदर हो रहे हैं। चाहे वो जितने भी हमारे देश से बाहर भाग कर गए हैं, जो फ्रॉड करके गए हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जनता की गाड़ी कमाई से हम आज बैंकों के अनाप शनाप चार्ज करके उन भगोड़ों को, उन चोरों को, उन ठगों का पैसा उसकी भरपाई हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सरकार का तो कुछ जाता नहीं है। सरकार के पास तो, सरकार को तो फायदा है इनसे, क्योंकि जितने ये बड़े बड़े फ्रॉड करने वाले लोग हैं, ये करोड़ों करोड़ों रुपए जो है इलेक्ट्रिक बॉन्ड के माध्यम से सरकार को चंदा देते आए हुए हैं। तो सरकार का इनको खुला संरक्षण प्राप्त है। और इस समय देश में जितने भी बदमाश हैं, ठग हैं, चोर हैं, वो सब के सब इनके हौसले बुलंद हैं। ठीक है, कुंवर जपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जपेंद्र जी देखिए, बड़े सारे आरोप जो हैं वो लग गए हैं, 2 QR कोड, एक केदारनाथ में और एक बद्रीनाथ में। बड़ी अजीब बात है कि अजेंद्र अजय जी को इस बात की जानकारी नहीं, मंदिर समिति के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं, तो किसने ये QR कोड लगा दिए हैं और कैसे नहीं पता चल पा रहा है? यशी जी, अजेंद्र अजय जी ने अपना बयान दे दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए तुरंत FIR के निर्देश दिए। देखिए, इस देश के अंदर ऑनलाइन के नाम पर समय समय पर जिस तरह से अनेकों लोग ठगी का शिकार हुए हैं, वो हम में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ऐसा विश्व के अनेकों देशों में होता है और उन ठगों को पकड़ा भी जाता है, और ऐसा ही यहाँ होगा। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आज अगर ये खुला है
तो सरकार ने तुरंत उस पर संज्ञान लिया है। ठगों का काम है ठगी करना, या भ्रष्टाचारियों का काम है भ्रष्टाचार करना। लेकिन उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपको याद हो तो उनके मुख्यमंत्री पद को ग्रहण करने के बाद उन्होंने 2 महीने के बाद ही भ्रष्टाचार को लेकर कुछ फोन नंबर जारी किए थे, और दोबारा उसमें कहा है कि किसी भी तरह की कोई शिकायत होती है, किसी भी तरह का किसी भी नागरिक के संज्ञान में कोई मामला आता है तो वो तुरंत उन नंबरों पर सूचित करें। तो यहां तो ये क्लियर है कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ठीक है कि वहां गलती हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। ठगों का काम है, वो ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं। फरेबियों का काम है, मक्कारों का काम है कि वो ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं। और यहां तो ये भी आशंका जताई जा रही है कि उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में इस तरह का कृत्य करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल करने का ये एक सोचा समझा सुनियोजित षड्यंत्र है। तो ये भी जपेन जी, ये भी विपक्ष ने किया है। अभी हम किसी के एक के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन ये संभावना जताई जा सकती है। संभावना जताना तो हमारा अधिकार है ना, कि आज अगर ऐसा करने से किसका नुकसान होगा। ऐसा करने से अगर भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्य क्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे ये कोई आकस्मिक तो नहीं हो गया ना। तो निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं योजना बनी है। उस योजना में कौन कौन शामिल है, कौन कौन अपराधी है, उसमें राजनीतिक एंगल से अगर देखा जाए तो कहां वो टच करता है, और अगर से उसे सिर्फ भ्रष्टाचारियों या सिर्फ ठगों के नजरिए से देखा जाए तो वो भी साफ हो जाएगा। और दूसरी बात, अभी हम दर्शन डोभाल जी को सुन रहे थे, तो पहले तो हमारा निवेदन है दर्शन डोभाल जी से कि दर्शन डोभाल जी के पास अगर कोई ऐसी रिद्धि सिद्धि है जिससे ये सब पता कर लेते हैं कि कौन माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में है, कौन ये, तो हमें भी बता दें। हम भी जरा खुली आंखों से देख के सबको सूचित कर दिया करेंगे कहां गलत हो रहा है। अब अगर कोई व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी के बगल में रह रहा है या रह रहा है, तो वो तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कल कोई और था तब भी वो वही रहता था। अगर कोई गलत व्यक्ति है, उस गलत व्यक्ति को किसी भी तरह से नहीं बख्शा जाएगा। आज योगी जी ने कराया ना गिरफ्तार, आज योगी जी ने एक्शन लिया ना, तो योगी जी भी तो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। तो हमें ये समझना होगा कि हम अपने प्रेडिक्शन को भटकने ना दें, थोड़ा संयम रखें। जो घटनाएं आज देश में हो रही हैं और बहुत सुनियोजित ढंग से उन्हें अमल में लाया जा रहा है, और बिल्कुल पिन पॉइंट में भारतीय जनता जपेंद्र जी, देखिए मेरे ना बहुत सारे सवाल हैं, और चूंकि आपका वक्तव्य अगर पूरा हो गया हो तो मैं आगे बहुत सारे सवाल आपसे उनके जवाब भी लेना चाहूंगी, लेकिन हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी इस पर एक मत ले लेते हैं हम। गिरधर शर्मा जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर, आप इसे कैसे देख रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए गिरधर जी। अब देखिए आवाज आ रही है? अब आ रही है? हाँ जी कंटिन्यू करिए जी। सबसे पहले तो मैं के न्यूज और के न्यूज के दर्शकों को इस 10 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। शुक्रिया। और एक लाइन जरूर ये कहना चाहता हूं कि कब, क्यों, कहां और कैसे, ये 4 खबरों के मानक हैं, और के न्यूज इन मानकों को पूरा करता है। इसके लिए राजेश वर्मा सहित जो हमारे उत्तराखंड के प्रभारी हैं, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि के न्यूज वाकई में डे बाय डे दर्शकों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। अब क्यूआर कोड की मैं बात पे आता हूं। क्यूआर कोड, इतना बड़ा बोर्ड वहां लगा हुआ था कि छोटा छोटा भी हमने कई सब्जियों की दुकानों में देखते हैं, मंदिरों में देखते हैं। क्यूआर कोड लगाना कोई पाप नहीं है। जो अब आप आस्था चैनल देख लीजिए, कोई भी संस्कार चैनल देख लीजिए, जितने भी संतों के उसमें वो आते हैं, उसमें क्यूआर कोड होते हैं। लेकिन क्यूआर कोड किसी गलत आदमी के द्वारा लगाना, ये तो मंदिर समिति का दायित्व है कि वो क्यूआर कोड किसने लगा दिया। अगर मंदिर समिति को नहीं पता कि क्यूआर कोड लगा कौन गया, तो ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। इतना बड़ा साइज अगर उसका बहुत छोटा होता तो अब भी हम समझ लेते कि कुछ देर में समझ में आया, लेकिन वो तो जो नंदी जी महाराज है वहां पर बैठे हुए, उससे भी बड़ा साइज है। तो उस पर निगाह पड़ के भी कितने लोगों ने उसमें दान कर दिया होगा। ये मंदिर समिति और प्रशासन का काम वास्तव में ये चेक करना था कि क्यूआर कोड उनकी अनुमति से लगा है कि नहीं।
अच्छा, जहां तक जपिंदर भाई की बात है कि उन्होंने कहा कि लोग फ्रॉड कर जाते हैं, इसमें दो राय नहीं है। हम लोगों को इतनी सजगता के बावजूद भी कितने ही भोले लोग अपने मोबाइल में फ्रॉड हो जाता है उनके साथ। इसी तरह का कोई ना कोई चालाक आदमी इस तरह की फ्रॉडगिरी करता है। हो सकता है कि बहुत दिनों तक, तो 2 दिन तक तो यही रहा होगा, जो तीसरा दिन है आज, इस तरह की तीसरे दिन से क्यूआर कोड का खैर कल पता चल गया था, लेकिन 2 दिन तो लगा ही रहा। लेकिन उसमें ये हो सकता है कि उन्हें कंफ्यूजन रहा हो कि मंदिर समिति ने लगाया, मंदिर समिति की सोचती होगी कि शायद प्रशासन ने लगाया। अब उसमें जांच का विषय ये है कि वो अकाउंट किसका है, वो असल में क्यूआर कोड का पैसा जा किसे रहा है, किसने लगवाया, तो पकड़ में आ सकता है, क्योंकि क्यूआर कोड का रिलेशन किसी ना किसी अकाउंट से जरूर होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जरूर पता सरकार चाहे सजगता से, तो एफआईआर जैसे बताया है कि उसमें दर्ज हो गई है। लेकिन मैं इसे भूल जरूर मानूंगा, प्रशासन की जरूर कहीं ना कहीं कमी रही है, एलआईयू की कमी रही है या पुलिस की कमी रही है। वहां पर तो पूरी सतर्कता होती है जब भी कोई यात्रा शुरू होती है, क्योंकि देश की मान्यता प्राप्त यात्रा इतनी बड़ी यात्रा है कि जो एक 4 धाम की यात्रा कहलाती है, जिसमें कि देश विदेश के लोग आते हैं। उसमें इस तरह की भूल चूक होना वैसे शर्म की बात है उत्तराखंड के लिए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर किसी ने कर दिया तो उसमें सरकार का कितनी त्वरित एक्शन है, यह भी देखा जाना चाहिए। अगर उन्होंने एफआईआर दर्ज करी है, क्योंकि फ्रॉड तो इतनी चालाकी से फ्रॉड करते हैं कि किसी को समझ में ही नहीं आता बहुत देर, इसीलिए तो थाने खुले हुए हैं इन सब चीजों को चेकअप करने के लिए। लेकिन इतना बड़ा क्यूआर कोड, बहुत बड़ा साइज था उसका, मैंने देखा है चैनलों में, मैं तो नहीं अभी यात्रा करके आया, लेकिन बड़ी शर्म सी लगती है कि इतना बड़ा क्यूआर कोड और कोई फ्रॉड आदमी लगा गया। ये तो बड़ी शर्म की बात है। हमारे बीच में भटजी भी इस बात को जानते हैं कि मंदिर समिति का काम ही यही है। मैं तो सोचता हूं कि शायद जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, जिन्होंने कि देवस्थानम बोर्ड की परिक्रमा की थी, अगर जिम्मेदारी फिर उनकी बनती, जैसे कि वैष्णो देवी यात्रा में कितनी अच्छी व्यवस्था रहती है, किसी भी तरह की हर तरह की सुविधाएं अगर किसी को मिलती हैं, तो वैष्णो देवी यात्रा में आप जाइए, आपको अस्पताल से लेकर, ठहरने से लेकर, खाने से लेकर, पीने से, हर चीज की सुविधा वहां का श्राइन बोर्ड करता है। तो अगर देवस्थानम बोर्ड की परिकल्पना की थी, तो इस तरह की चीजें, जो लापरवाही की चीजें होती हैं, जो व्यवस्था की चीजें होती हैं, जो कि सुचारू यात्रा के लिए होती हैं, वो बोर्ड अगर वो होता, मैं तो आज ये मतलब मेरी तो ये सोच है कि इस तरह का बोर्ड होना चाहिए। मंदिर समिति की इतनी बड़ी लापरवाही है कि वो इस चीज को नहीं पकड़ पाई कि उनका अकाउंट कोई और हैक कर गया या उनके नाम से कोई क्यूआर कोड लगा गया। हो सकता है मेरे पास से कुछ पंडित लोग नाराज होंगे, कुछ भक्त लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन श्राइन बोर्ड पे क्यों नहीं नाराज होते लोग? वहां पर भी तो व्यवस्था है। वही व्यवस्था यहाँ पर लागू अगर होती आज, तो बहुत चीजें कंट्रोल की जा सकती थी। और इन सब चीजों को सरकार को सीख लेनी चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे से इस तरह की कोई भी अव्यवस्था या इस तरह की कोई लापरवाही या इस तरह का कोई फ्रॉड आगे से नहीं होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और आप लोगों को फिर एक बार पुनः 10 वर्ष पूरे होने पर जो के न्यूज ने जो मैंने मानक बताए हैं, उन सबको मानकों को अपने अनुरूप बिल्कुल निष्पक्षता के साथ, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष के तौर पर के न्यूज चल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। गिरधा जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया पूरी के न्यूज़ की टीम की तरफ से भी, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। शांति प्रसाद भट्ट जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यूकेडी के वरिष्ठ नेता हैं। आपका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज खबरों के साथ कल भी थे अव्वल, आज भी है आगे। के न्यूज का सुनहरा 10 साल का सफर, क्योंकि हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जो मंदिर समिति ने क्यूआर कोड नहीं लगाए थे, फिर भी 2 क्यूआर कोड जो है वो बद्रीनाथ और केदारनाथ में मिले हैं। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शांति प्रसाद भट्ट जी का मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगी। शांति प्रसाद जी, ये जो मामला संज्ञान में आया, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से भी सवाल उठते हैं कि ऐसे कैसे कोई व्यक्ति आकर यहाँ पर क्यूआर कोड लगा सकता है, और जो व्यक्ति क्यूआर कोड लगाने की हिम्मत रख सकता है उसकी हिम्मत को हम कम नहीं आंक सकते हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा सवाल उठता है कि इस तरीके की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर भी कई सवाल खड़े करती है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सर्वप्रथम तो आपको 10 वर्ष पूरे करने के लिए के न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई। आज का जो विषय आपने उठाया है जी, इसको समझने की जरूरत है। ये दौर ठगी है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब सब कुछ जाएगा छूट। अब आ जाइए, उत्तराखंड में ही क्यों आश्चर्य मनाया जा रहा है जब जम्मू कश्मीर जैसे सीमांत क्षेत्र में ठग पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री के घर का एड्रेस देके 6-6 करोड़ की रिश्वत अकाउंट में ट्रांसफर की जा सकती है। तो ऐसे में उत्तराखंड राज्य है जहां की संपदा पे डकैती पड़ गई, नौकरी पे डकैती पड़ गई, उत्तराखंड की उत्तराखंडियत पे डकैती पड़ गई। बचे मंदिर थे, उन पर भी यदि किसी ठग ने क्यूआर कोड लगाकर मंदिरों को लूटने की मंशा बनाई है तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हमको तो चिंता इस बात की है कि हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं। चाइना, तिब्बत और नेपाल हमारे से लगा हुआ है और ठग हमारे धर्म स्थलों पर जाकर ठगी खुलेआम कर रहे हैं, वो भी सीना चौड़ा करके। ऐसे में रॉ कहाँ गई, LIU कहाँ गई, सरकार कहाँ गई? इससे पता चलता है कि उत्तराखंड के अंदर बचे कुछ जो हमारी देवी मंदिर थे वो भी असुरक्षित हैं, वहां पर भी ठगी का काम शुरू हो गया है। इससे बड़े दुख की बात यह है कि सरकार 24 घंटे से ज्यादा होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इससे पता चलता है कि उत्तराखंड के अंदर कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। उत्तराखंडियत खतरे में है, उत्तराखंड के मंदिर खतरे में है और अब आम जनमानस को ये बात समझ में आ रही है कि उत्तराखंड के अंदर जो सत्ताधीश हैं ये केवल और केवल सत्ता का भोग कर रहे हैं, उत्तराखंड की संस्थाओं को बचा नहीं पा रहे हैं, मंदिर को बचा नहीं पा रहे हैं और संदेश दे रहे हैं सस्ती शराब, महंगी शिक्षा और मंदिर असुरक्षित। ऐसे में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हम यही कह सकते हैं कि इन तमाम चीजों की दोषी कहीं ना कहीं जनता भी है, जिन्होंने ऐसे लोगों को सत्ता में बैठा दिया कि वो हर संस्था के प्रति बुरी नजर रखे हुए हैं। यदि नहीं ऐसा है तो 24 घंटे में अभी तक अपराधी का चेहरा सामने क्यों नहीं आया? कौन वो व्यक्ति हैं जो ये अकाउंट चला रहे हैं? कौन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देवभूमि में ऐसा दुस्साहस किया है? इसके बारे में भी यदि सरकार 24 घंटे में नहीं बता पा रही है तो हमको तो ऐसा लगता है कि इस ठगी में भी कहीं कोई ऐसा व्यक्ति ना निकल जाए जिससे हमारी सरकार को कहीं शर्मिंदगी उठानी पड़े। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, 4 धाम के देवी देवताओं से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारा शक झूठा निकले और जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर ऐसा किया है वो लोग उत्तराखंड विरोधी निकले, उत्तराखंड के मूल ना निकले, वो किसी पार्टी के व्यक्ति ना निकले। ऐसी मानसिकता के तहत हम चाहते हैं कि उत्तराखंडियत बचे और उत्तराखंड के मंदिर धर्म स्थल बचे, ऐसी हम मांग करते हैं। और मैं पुनः फिर आपको इस डिबेट का मुद्दा बनाने के लिए के न्यूज़ को बधाई देता हूं कि आप बेबाकी से इस इशू को उठा रहे हैं और जितने भी भारत के श्रद्धालु हैं जो भारतीय संस्कृति सनातन धर्म पर विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, उनकी आस्था पर जो चोट लगी है, जिन्होंने भी इस क्यूआर कोड के माध्यम से धनराशि देश की अपनी आस्था वाली सनातन धर्म के
धामों में दिया है। यदि उनके साथ ठगी हुई है तो सरकार को ऐसे चोरों को सामने लाकर उन तमाम लोगों का पैसा रिटर्न करना चाहिए और वो पैसा फिर हमारे मंदिरों पे वापस आना चाहिए, ताकि लोगों को जिन्होंने श्रद्धा के तहत मंदिरों को दान किया है वो पैसा उनको सही जगह पर यूज होता हुआ दिखे। यदि ऐसा नहीं होगा तो हमको लगेगा कि कहीं ना कहीं इस सरकार का कोई 10 रुपए की रसीद काटकर ऐसा दुस्साहस कर गया है। नहीं तो अगर ये मामला डार्क हुआ तो इसको हम मुद्दा बनाएंगे। यशि जी, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। राजेश चमोली जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं, इसके बाद जपेन जी आपके पास आऊंगे मैं। देखिए यशि जी, मुद्दा तो ये है कि क्यूआर कोड वाला कितना, मतलब हम सभी तमाम लोग कह चुके हैं कि सुरक्षा की जो मतलब लिहाज से भी मतलब हमारे 4 धाम सुरक्षित नहीं है। अब जैसे अभी जपेंद्र जी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो मेरा मानना है जब कैबिनेट में ऐसे भ्रष्ट मंत्री स्वयं सुशोभित हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के साथ हैं, सहकारिता मंत्री धन सिंह राव जी पे खुलेआम बीजेपी के 2 विधायकों ने आरोप लगाए थे कि वो सहकारिता में नौकरी बेचने का काम कर रहे हैं, खुल के यतीश्वर जी ने और सुरेश राठौड़ जी ने आज तक कार्रवाई नहीं की। और राज्य के सबसे 2 बड़े अहम जो मतलब मंत्रालय हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, उनको लूटने के लिए दे दिए गए हैं दोबारा। आप देखिए प्रेमचंद अग्रवाल जी पे खुलेआम, जब एक विधानसभा अध्यक्ष कह चुकी है कि अनैतिक तरीके से 72 लोगों की नियुक्तियां हुई हैं, क्या कार्रवाई की है? आप कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार को बख्शा नहीं जाएगा। आपकी पार्टी में मुख्यमंत्री के घर से खनन की चिट्ठियां, गाड़ी छोड़ने के लिए चिट्ठियां जारी हो रही हैं और आप कह रहे हैं राज्य हमारा सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है जब मुख्यमंत्री के ये से खनन की गाड़ियां छुड़ाने की चिट्ठियां जारी है? आप कह रहे हैं सतपाल महाराज जी का स्वयं का एक प्यारो एक डिपार्टमेंट का हेड नियुक्त कर लेता है और माननीय मंत्री जी को पता नहीं है, फर्जी साइन से। आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो बहुत किसी को बख्शा जाएगा। आप इन 4 कैबिनेट मंत्रियों पर अगर कार्रवाई कर लेते तो राज्य में जो आपके मंडल अध्यक्ष नौकरियां बेचने का काम कर रहे हैं, संजय धारीवाल, हाकम सिंह जिला पंचायत जो आपका नौकरियां बेचने का काम कर रहा है, छोटे पहिए नेता जो तमाम लोग नौकरियां राज्य के युवाओं की नौकरियां बेचने का काम कर रहे हैं, उनको इतना साहस नहीं मिलता। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि आप इस राज्य में हर कोई डिपार्टमेंट आप देख लीजिए, यशि जी स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं तीरथ सिंह रावत जी की 20% से लेके 40% कमीशन हो गया। तो सोचिए क्या इस राज्य का हाल है। आपने बड़े बड़े वादे किए थे, हम मेट्रो लाएंगे, हमने देखिए मेट्रो की हालत देखिए, देहरादून में गड्ढे गड्ढे पड़े हैं। 1400 करोड़ आप मतलब स्मार्ट सिटी का डकार गए हैं। हमारे गामा जी चाउमीन मोमो बेच के कह रहे हैं कि हम मैं 100 करोड़ रुपए कमा चुका हूं। हालत इनके किसी पे कार्रवाई करने की मतलब इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी नेता पे कार्रवाई करे। खुलेआम लूट रही है। मैंने बताया शिक्षा का बुरा हाल है, शिक्षा में हम 33वें नंबर राज्य बन चुके हैं। स्वास्थ्य में हम हिमालय राज्यों में 10वें नंबर पे आ गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में कल की एक घटना है कि एक महिला प्रसव पीड़ा में नवजात शिशु सहित दम तोड़ देती है, उसको इलाज नहीं मिलता। चपावती कल की घटना है, पेपरों में तमाम छप रही है। लेकिन राज्य के हालात देखिए, ठीक है यहाँ राजेश जी, इसका जवाब लेते चलते हैं जपेन जी से, जरा इसका जवाब लेते चलते हैं। जपेन जी देखिए, बड़े सारे आरोप यहाँ पर राजेश चमोली जी ने लगा दिए, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या ये सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक नहीं हो सकता है कि किसी व्यक्ति की इतनी हिम्मत है कि वो QR कोड लगा जाता है और हमें भनक तक नहीं लग रही है। ये तो चलिए QR कोड थे, ठगी की जा रही थी, लेकिन अगर इसके विपरीत खुदा ना खास्ता कुछ और होता तब हम क्या करते, तब हम क्या चर्चा कर रहे होते? क्या सुरक्षा के लिहाज से ये सवाल नहीं खड़े होते? यशी जी, सबसे पहले तो विषय की गंभीरता में हम पूरी के न्यूज की टीम को बधाई देना भूल गए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अरे नहीं, के न्यूज की समस्त टीम को कामयाबी भरे 10 वर्षों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप इसी तरह से लोकतंत्र के एक प्रहरी के रूप में काम करते रहेंगे और अपनी भागीदारी निभाते रहेंगे। अब हम जवाब पे आते हैं। अभी हमने राजेश जी को भी सुना और राजेश जी के साथ साथ अभी हमने शांति भट्ट सुना जी, दोनों को सुना। तो पहले हम शांति भट्ट जी के जवाब देते हैं उनकी बातों का। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि हम दुआ करते हैं कि इस फ्रॉड के पीछे कोई उत्तराखंडी चेहरा ना हो, नहीं तो इससे कहीं ना कहीं प्रदेश के मान सम्मान में फर्क पड़ेगा। सवाल ये नहीं है,
जो भी होगा होगा तो हिंदुस्तानी ना, चाहे वो उत्तराखंड का हो, उत्तर प्रदेश का हो या अन्य किसी राज्य का हो। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो ठगी के रूप में आज भगवान के द्वार को भी नहीं छोड़ रहे। और ये सब कलयुग की इस तरह की प्रसारित चीजें हैं। और लेकिन सरकार वचनबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्परता दिखाते हुए, और ऐसा नहीं है कि जांच हो गई, जांच को छुपाया जाएगा, नहीं, बिल्कुल जांच में सब सामने आ जाएगा। कौन सा बैंक उसमें लिंक्ड है, किसके नाम से अकाउंट है, कहां से संचालित होता है, किसके नाम पे है। आप अपनी बात को पूरा करें। मैं इसमें एक सवाल और ऐड ऑन कर देना चाहती हूँ जपेंद्र जी, वो ये कि अभी यहाँ पर विपक्षी दल का ही कोई व्यक्ति कह रहा था कि आपको ये मामला इतना संवेदनशील था कि सुरक्षा से जुड़ा भी इसे हम देख सकते हैं, क्योंकि QR कोड लगाए, भले ही ठगी थी लेकिन हम सुरक्षा के लिहाज से भी इसको देखना चाहते हैं। तो ऐसे में अभी तक उस व्यक्ति का कुछ पता ही नहीं चल पाया, ये कैसे संभव है? क्योंकि QR कोड तो डायरेक्टली लिंक्ड होता है बैंक अकाउंट से। यशी जी, दो चीजों को समझिए आप, ये सबका अपना अपना सोचना है। लेकिन जो लोग इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को या इस तरह की घटनाओं को समझते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना, गिरफ्तारियां भी उसमें हो रही हैं और एक के बाद एक कड़ी जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये हम सीमांत प्रदेश में रहते हैं। आज सरकार या हमारा गृह विभाग या अधिकारी मात्र और इसे QR कोड और बद्रीनाथ और केदारनाथ में इस फंड के फ्रॉड से जोड़ के नहीं देख रहे हैं। ये अति संवेदनशील मामला है। तो इस अति संवेदनशील मामले में जिस तत्परता से कार्रवाई हो रही है, थोड़े से संयम की आवश्यकता है। इसे बहुत से एंगल्स से जोड़ के देखा जा रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो बहुत जल्दी ये मामला सामने खुल जाएगा और भेद का भेद सामने निकल कर आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। व्यक्ति चाहे उत्तराखंड का हो या उत्तराखंड के बाहर का हो, बहुत शर्मनाक घटना है और उनके लिए कठोर से कठोर सजा का प्रावधान राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर कर रही है। दर्शन डोभाल जी। यश जी, अभी आपने ही वो सवाल पूछा जो मुझे चाहिए था। शायद ये सवाल दर्शक ने पूछा जो मुझसे छूट गया था कि ठीक है, ठग ने वहां पर कोड लगाए, वहां पर जो है QR कोड लगाया, लेकिन QR कोड में जैसे स्कैन करते हैं तो अकाउंट का डिटेल आ जाता है। अकाउंट का डिटेल जानने में शायद मिनटों का काम होता है, और वो खाता किसका है, कौन संचालित कर रहा है, कौन से बैंक में, कौन सी ब्रांच में वो खाता है, वो कौन उसका मालिक है, क्या इसको पता करने के लिए कितना समय लगा। लेकिन अब इसका जवाब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कहते हैं कि कई एंगल से देखना पड़ेगा। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा था ना कि कई एंगल से देखना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पार्टी का आदमी उसमें इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि डर इसलिए है कि आज तक जितने भी मामले हो रहे हैं, देखिए एक तो इनका 50,000 इनामी जो पेपर लीक मामले में भी गिरफ्तार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का नेता जो बड़ी बड़ी हेडिंग। अरे तो इनाम उसके अलावा घोषित करा ये इसके अलावा कई लोग भारतीय जनता पार्टी के हर फ्रॉड में, हर मामलों में उसमें संलिप्त है, और इस संलिप्तता के कारण ये डर रहता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, डर रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि अगर आनंद फानंद में इसको खुलासा कर दे और बाद में पता चले कि हमारा ही अस्तित्व, बाद में पता चले कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही, इसलिए हो सकते हैं। इसलिए इनका डर वाजिब है, इनका डर जायज है, और ये जायज इसलिए भी है क्योंकि जितने भी अभी तक मामले में कह रहा हूं, चाहे पेपर लीक मामलों में हो, चाहे विधानसभा घोटाले में हो, चाहे दूसरे मामले हो, अंकिता हत्याकांड में हो, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग। और शर्म की बात हो कि भारतीय जनता पार्टी जब इनकी सरकार यहाँ पर है और डबल इंजन की सरकार है, तभी अपने ही नेता के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित करते हैं कि हमारे नेता को जो गिरफ्तार करेगा उसको हम 50,000 इनाम देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता को जो गिरफ्तार करेगा, यह इनाम इन्होंने घोषित किया अपनी पार्टी के नेता के ऊपर। तो इससे शर्म की उनसे बड़ी बात हो क्या हो सकती है? ये तो झूठ बनने की बात होगी ये सरकार के लिए, और ये सरकार पूरी तरह से इसमें संलिप्त है। और मुझे लगता है ये इसीलिए हर एंगल से देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता इसमें इन्वॉल्व हो QR कोड मामले में, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया इसमें संजय शेरगुलिया अभी महाठग जो देश का सबसे बड़ा ठग कहा जा सकता है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ सभी नीचे से लेकर ऊपर तक, गृह मंत्री के साथ में, राज्यपालों के साथ में उसके फोटो है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये डर भी है कहीं इस कांड में वही शेरगुलिया तो नहीं या कोई उत्तराखंड का भाजपा। ठीक है दर्शन डोभाल जी, सुन लेते हैं जरा जपेन जी को भी। जपेन जी, सरकार से भारतीय जनता पार्टी का जपेन जी,
वो बिल्कुल जायज है, इनका डर है, और मैं मेरी पूरी संवेदना इनके साथ है, और इनको समय देना चाहिए इस बात को पुख्ता करने के लिए कि वो हमारे ज्ञानवान मित्र जरूरत से ज्यादा ज्ञानी पुरुष हैं, लेकिन इन्हें हकीकत को भी आंखें खोलकर देखना चाहिए। आजादी के बाद से इस देश के अंदर बहुत से ऐसे प्रकरण हुए। हमारे आप बताइए सर, क्या आपने आप हमारी बात सुनिए, आप हमारी दर्शक की बात सुनिए, हमारा जवाब सुनिए प्लीज। दर्शक जी, आप हमारा जवाब सुनिए। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा ठग हुआ नटवर लाल, और नटवर लाल की कांग्रेस के अनेकों 50,000 का इनाम घोषित किया है। समय पर तस्वीरें प्रकाशित हुई, अरे तो सर, क्या इसका मतलब वो सभी लोग तो इसी तरह अपने नटवर लाल को देखिए ना, आपके तमाम पार्टी में सारे नटवर लाल बड़े पड़े हैं। नौकरी बेचने का काम आपके नटवर लाल कर रहे हैं, सहकारिता मंत्री नौकरी बेचने का काम कर रहे हैं, मतलब विधानसभा अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष ने नौकरियां बेच दी है, अंकिता भंडारी हत्याकांड में आपका नेता पकड़ा जा रहा है, संजय धारीवाल मंडल से आपके पार्टी का नेता रहा है, जो नितिन चौहान नौकरी बेचने वाला वो आपका नेता रहा है, हाकम सिंह आपका नेता रहा। आप चैनलों पे आके ऐसी क्यों बात करते हैं सर? आपको कम से कम आधार पर माफी मांगती है, आप इस राज्य को ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। आपकी सरकार में न बेटियां सुरक्षित है, न बेटियों की नौकरियां सुरक्षित है, न बेटे सुरक्षित है, न धाम सुरक्षित है, न ये राज्य सुरक्षित है। हर प्रकार से लूट आपके नेता कर रहे हैं, हर जगह आपके नेता पकड़े जा रहे हैं। सहकारिता में आपके नेता घोटालेदार कौन है सुरक्षित? आप बता दीजिए, आप सुरक्षित है क्या? अरे सर, आपके पेंशन भाई कि यहाँ डकैती हो जाती है तो आप उस पे आप वो सुरक्षित नहीं है। अंकिता भंडारी आपके यहाँ सुरक्षित नहीं है, नौकरियां आप सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, धाम आपके टाइम पे सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षित कौन है? भाजपा के पार्टी के नेता, नौकरियां आपके नेता बेच रहे हैं। आपने कार्रवाई किया, धन सिंह रावत की नौकरियां बेचने का काम कर रहे हैं आपने नहीं? धन सिंह रावत का वादा है, प्रेमचंद अग्रवाल जी पर कोई कार्रवाई की है आपने? आपने बता दी प्रेमचंद अग्रवाल पर कोई कार्रवाई की है? राजेश जी और जपेन जी, अगर आरोप प्रत्यारोप हो गए हो तो 2 मिनट जरा गंभीर मसले पर भी चर्चा कर लेते हैं हम। देखिए राजेश जी, ना आपकी आवाज क्लियरली आई और ना ही जपेन जी की आई। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। यशी जी, आपने हमें बोलने के लिए समय दिया था, लेकिन अगर ये लोग इसी तरह से बीच में टोकेंगे तो ये तो इनकी त्रुटि है ना। हमारा जपेन जी, मैं आपको मौका दूंगी। एक सेकेंड जपेन जी और राजेश जी, 1 सेकेंड रुकिए प्लीज। राजेश जी अपनी बात को फटाफट पूरा करिए, उसके बाद मैं यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार का रुख करूंगी, उसके बाद जपेन जी आपको पूरा मौका दूंगी मैं। राजेश जी बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिएगा। मैं यही कह रहा हूं कि हमारे धाम इस सरकार में सुरक्षित नहीं है, जहां ये बार बार हिंदुत्व की सरकार, सनातनियों की सरकार बार बार अपने आप को मतलब अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के चले कि हम ही बस सरकार में हैं और हम ही लोग मतलब हिंदुत्व के रखवाले हैं। ये सरकार में हमारे 4 धाम कहाँ सुरक्षित है आप बताइए? मैंने पहले भी कहा कि बगल में नेपाल है, चाइना है, तिब्बत है, और आप इतना बड़ा QR कोड देख पा रहे 4 दिन के अंदर। पूरे राज्य के तमाम युवा, चाहे जो सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, विपक्षी दल जुड़े हुए हैं, ये पत्रकार जुड़े हैं, उन लोगों ने आवाज उठाई कि वहां पे एक QR कोड है और वो ये मतलब धामों का भी अपमान है। आप इतना बड़ा QR कोड कुछ मंदिर समिति के अध्यक्ष कह रहे हैं हम पेटीएम के थ्रू कोई पेमेंट नहीं लेते हैं, तो आप बताइए कौन है वो? जैसे अभी दर्शन डोभाल जी कह रहे हैं सेकंड लगते हैं, सेकंड आपने यहाँ QR कोड स्कैन किया और सेकंड में पता लगता है कि स्कैनर का मतलब मालिक कौन है, इसका अकाउंटेंट कौन है। लेकिन सरकार जानती है अपने लोग हैं, अगर अपने लोग नहीं होते, हर मैंने आपको बार बार कर रहा हूं, हर भर्ती घोटाला हो, चाहे अंकिता भंडारी कांड हो, जितने भी मामले में हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके नेताओं के पुत्र या उनके सहयोगी पकड़े जा रहे हैं। ठीक है गिरधा, अब बीच में मत बोलिएगा प्लीज जपेन जी के टाइम पे। राजेश जी, गिरधा जी, मैं आपसे ये चीज समझना चाहूंगी, जैसे कि अभी जपेन जी ने कहा कि हर एंगल से जांच की जाएगी, लेकिन इसका विरोध यहाँ पर दर्शन डोभाल जी ने भी किया, राजेश जी ने भी किया। उन्होंने कहा कि QR कोड का अकाउंट किससे लिंक है, किसका है, मुझे नहीं लगता ये बता पाना बहुत मुश्किल काम है। आप फोन पर भी अगर अपने, मैं खुद फोन से उस QR को अगर स्कैन करूं तो मुझे नाम और उसके बैंक डिटेल्स मिल जाते हैं थोड़े बहुत। उसके बाद अगर आप सरकार में है तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए मिनटों से भी कम का टाइम आपको लगेगा। लेकिन जपेन जी ने कहा कि इसका प्रोसेस अलग है, ये अलग प्रोसेस होता है क्या? मैं इसमें बिल्कुल, मैं देखिए दोनों की बात सही है, विपक्ष का बिल्कुल बात कहना सही है कि अगर सरकार चाहे
तो मिनटों में अकाउंट का पता चल सकता है। लेकिन सरकार का और जपेंद्र जी का जो कहना है वो इसलिए हो सकता है कि अगर आतंकवादी का कोई एंगल है या कोई ऐसा एंगल है जिसको कि गोपनीय रखना जरूरी है, उसको ये देखना जरूरी है कि ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश हो और उसको हम ओपन कर दें अकाउंट को और वो फिर अपना भाग जाए, इधर उधर छुप जाए या अपना इधर उधर हो जाए। तो उसको गोपनीय रखकर उसको ओपन ना कर उसकी पूरी ही जांच की जाए और पूरे हर एंगल से उसे देखा जाए। ये भी एक एंगल हो सकता है सरकार का, मतलब जिससे मना इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि ऐसा बड़ा खेल इसके पीछे हो जिसको हम अभी अकाउंट तो ओपन कर दें वो तो सब भाग जाएंगे, इधर उधर गायब हो जाएंगे, उनको पता ना चले और उनको घेर लिया जाए। सरकार के कई बार, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, ये ऐसा एरिया नहीं है कि खाली QR कोड का छोटा सा मामला है जो हमारे मोबाइल में भी हो जाता है या हमारे और जगह भी हो जाता है। ये बहुत बड़ा खेल भी, इसके पीछे साजिश भी हो सकती है बहुत बड़ी। वो साजिश किसकी है इसके लिए हो सकता है टाइम लो, नहीं तो अकाउंट का मालूम करना और अकाउंट को ओपन करके ये तो 1-2 मिनट का काम है। मुश्किल से 15 मिनट में कोई भी जो होशियार आदमी होते हैं पुलिस के या जो बैंक के जानकार होते हैं वो 2 मिनट में बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा सरकार के पक्ष की तरफ से भी, देखिए सरकार की तरफ से ये जो कहना या इस तरह के तर्क देना, मैं एक शेर के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा कि ऐसी वैसी बात से अच्छा खामोशी ही बेहतर है। ऐसी वैसी बात से अच्छा खामोशी ही बेहतर है, या फिर ऐसी बात करो जो खामोशी से बेहतर हो। कम से कम उसको लोगों को समझ में तो आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। कंफ्यूजन मत रखिए लोगों के बीच में, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। जबेन जी इसके बाद आती हूँ मैं। जी जबेन जी तो मैं बोलिए गिरधर जी, आप बोलिए। अच्छा, मैं अपनी बात को चलिए मैं अपनी बात को एक लाइन में समाप्त करता हूँ। हाँ जी, कि विपक्ष का और जनता का जो विरोध है या जो उनका संशय है वो जायज है, और सरकार का अगर कुछ ऐसा पक्ष है तो उसको ओपन कर देना चाहिए कि हम इसको खुलासा करने वाले हैं या इस बात की हम जांच कर रहे हैं। जैसे उन्होंने FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद जो जनता का या विपक्ष का काम है कि भाई नाम तो 2 मिनट में आ सकता है, कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसी पीछे प्लानिंग है या ऐसा कोई बहुत बड़ा खेल है उसके पीछे, तो उसका भी खुलासा सरकार नाम ना लेकर ये कह सकती है कि हम अभी जांच कर रहे हैं और इस लेवल पे हमारी जांच हो चुकी है। इन सब बातों के साथ साथ मैं एक बार फिर आपके इस चैनल को जरूर कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो ये मुद्दे ऐसे हैं जो आप ही लोग उठाते हो काफी अच्छे ढंग से, और इन मुद्दों को उठाना बहुत जरूरी है ताकि सरकार भी दबाव में आती है इसका जवाब देने के लिए। आप सिर्फ विपक्ष का जवाब ही नहीं मांग रहे, आप सरकार से भी जवाब मांग रहे हैं कि भाई हमें बताएं कि क्या हुआ, तभी तो डिबेट हो रही है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, पूरा चैनल बधाई के पात्र है। धन्यवाद। जपेन जी सिर्फ कुछ चंद घंटों का समय बचा है अपराधी और अपराध के बेनकाब होने पे, और हम गारंटी से कह सकते हैं कि कल की खबरों की मुख्य लाइन और कल के प्रिंट मीडिया की पहले पेज की खबर यही होगी कि ठीक है, बहुत एंगल से जांच होगी। जपेन जी, हम ब्रेकिंग चलवा दें क्या? हम जनता का भी संशय जायज है, विपक्ष का भी संशय जायज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कड़े निर्देश हैं और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों और अपराधियों के खिलाफ जो योजना है वो भी धरातल पर आपको मजबूती से नजर आ रही है। तो आज ये चंद घंटों के बाद, हो सकता है आज रात से ही ये सारी चीजें स्पष्ट होनी शुरू हो जाएंगी, इसके पीछे क्या खेल है। और जैसा हमारे गिरधर जी ने कहा, गिरधर भाई ने बताया विस्तार से, तो अब हम सरकार या एजेंसियां इसे सिर्फ QR कोड या बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में इसे आर्थिक अपराध के तौर पर नहीं देख रही है। इसके पीछे ये हो सकता है कि ये कुछ उस तरह की शुरुआत हो, एक्सपेरिमेंट हो, देखने के लिए कि हमारी जांच एजेंसियां या हमारा सिस्टम कितना त्वरित कार्रवाई करता है। तो हम एक सीमांत प्रदेश में रहते हैं, हमें प्रत्येक उत्तराखंडी के जान माल की सुरक्षा की चिंता है सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, और हम सब जो यहाँ डिबेट में बैठे हैं हम सब भी उत्तराखंडी हैं। तो आप अपने माननीय मुख्यमंत्री पे और सरकार पे थोड़ा सा भरोसा रखिए। ठीक है, आप विपक्ष की भूमिका निभाइए, खूब आलोचना कीजिए, आपकी हर आलोचना को हम जहर से स्वीकार करते हैं और उसी में से हमें रास्ते भी मिलते हैं। ये आपका अधिकार है, जनता का अधिकार है, क्योंकि सरकार आपके द्वारा चुनी गई है, आपकी सुरक्षा के लिए चुनी गई है। तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री पर थोड़ा सा भरोसा रखें, दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्द होने का। राजेश चमोली जी। यस जी, देखिए कैसे भरोसा करें, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जपेंद्र जी कह रहे हैं भरोसा, कैसे भरोसा करें। पुलवामा की घटना को कितने साल हो गए आपके सामने है,
कोई जांच एजेंसी ये बता दे कि हमने पुलवामा की अब आप पुलवामा पहुंच गए, कार्रवाई की है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी इंटेलिजेंस बाहर बता निकली रहा है हूँ जनाब। अरे हर चीज को राजनीतिक एंगल से नहीं देखा जाता है राजेश जी। आपके हर चीज को, राज्य हर के मुद्दे को मंत्री को राजनीतिक एंगल तलाशना अच्छी बात नहीं है। दीपेंद्र अब जी, असल में आपके हमारे राज्य के विपक्ष मंत्री के को साथ मारने की दुविधा ये है साजिश जेल में की जा रही है, और आप बड़े भैया आप तो बड़े राजनीतिक लाभ आपका तलाशना, राज्य का ये मंत्री इस अगर देश सुरक्षित के नहीं है तो लोकतंत्र आप का सोचिए इस सबसे बड़ा राज्य के दुर्भाग्य हालात क्या हो। कि इस विपक्ष राज्य में हर अंकिता मुद्दे के बीच भंडारी में से बेटी अपना जैसी सुरक्षित नहीं राजनीतिक है, लाभ तो ये और राज्य में आपकी राजनीतिक सरकार में एंगल कैसे जो जनता को सुरक्षित होगा। कोसने लग जाता राज्य है, के जनता युवाओं को के नौकरी को भ्रमित करने बेचने लग का आप जाता काम है, कर रहे हैं, ये आपके एक नेता सबसे काम बड़ा कर रहे हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण कैसे कदम है। सुरक्षित होगा ये राज्य नेताजी? आप ये बता दीजिए। हम तो आपको यही कर रहे हैं, आपके राज्य का मंत्री, कैबिनेट मंत्री सौरभ भगोड़ा जी स्वयं कर रहे हैं कि मुझे मारने की साजिश जेल में की जा रही है। सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन सुरक्षित है आपकी सरकार में? और वैसे देखिए, मैं फिर ऊर्जा प्रदेश में हूँ यशी जी, इस ऊर्जा प्रदेश के हालात आपके सामने, फिर लाइट भागी है, लेकिन मैं बार बार चेताने का काम करता हूँ दीपेंद्र जी, हम लोगों का अरे राजेश काम है जी, कि आपकी सरकार राजेश जी, आपको क्या लगता है बिजली आप 24 घंटा चाहते हैं कि अगर ठीक है, अगर 2 मिनट के लिए लाइट चली जाती है तो इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या जरूरत है? सरकार ने हो सकता है आपका स्टेबलाइजर खराब हो गया हो, हमारी तो बिजली नहीं गई। आ रहे हैं तो आप कम से कम ऊर्जा प्रदेश को बिजली दीजिए, हमारा थोड़ी कर रहे हैं आप। अरे राजेश जी, हमारी तो नहीं गई, हमारी तो आ रही है भाई। अरे भैया, आप सत्ता पक्ष में है सर, मैं समझ सकता हूँ, आपके यहाँ तो सब कुछ आ रहा होगा, बिजली आ रही है, पानी आ रही है, आम आदमियों से पूछिए दीपेंद्र भाई। इनके घर का ट्रांसफार्मर भी अलग है क्या राजेश जी? ऐसा कहना चाहते हैं आप? उनके घर का ट्रांसफार्मर भी अलग हो गया है। इनकी नजर में तो हमारे ट्रांसफार्मर भी अलग है। बिल्कुल है भैया। अभी दो विपक्षों की लाइट भाग गई है, इससे पहले भटजी की लाइट भाग गई। हाँ जी, मैंने नोटिस किया था। दर्शन डोभाल जी क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने अभी यहाँ पर भरोसा दिलाया जपेंद्र जी ने, मुझे नहीं पता आपने सुना या नहीं, भरोसा दिलाया है कि आज रात तक उत्तराखंड की जनता को ये पता चल जाएगा कि ये ठगी किसने की है, किसका वो अकाउंट है, हेडलाइंस होगा। और मैं तो कह रही थी अगर जपेंद्र जी अभी बता देते तो मैं ब्रेकिंग चलवा देती, के न्यूज़ पहला ऐसा चैनल हो जाता जिसे ये पता होता। खैर, जपेंद्र जी ने रात तक कहना चाहता हूँ यशी जी, वो राजेश जी ने कह दिया है पहले से कि भरोसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर कोई चमत्कार हो जाए कि कोई एक मामला ऐसा आ जाए कि जो है ये कोई रिजल्ट दे सके तो बहुत अच्छी बात है और धन्यवाद कहेंगे सरकार को। लेकिन इसे वास्तव में एक सुरक्षा का जो सबसे बड़ा मामला है, जो खतरा है, वो खतरा ये है कि जिस प्रकार से वहां पर ये QR कोड लगाए गए, अब तो छोटी मोटी दुकानों के पास भी कोई फर्जी तरीके से अपना QR कोड लगाकर चला जाएगा और सामान खरीदा और उसको दिखा दिया, सब पेमेंट कर दिया और उसको बेचारे को पता ही नहीं कि वो पैसा मेरे को अकाउंट में है, किसी और के अकाउंट में आया। ये खतरा बहुत बड़ा बढ़ गया है ये सुरक्षा की दृष्टि से। इसके ऊपर तुरंत त्वरित बहुत जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और बड़ा मैसेज जाए ताकि ऐसे फ्रॉड ना हो सके। और इसके लिए सरकार को कोई खास कदम उठाना होगा, क्योंकि अब आए दिन ये सबके कान खड़े हो गए, जो इस तरह के जो फ्रॉड लोग हैं उनके कान खड़े हो गए कि ऐसा भी हो सकता है, तो क्यों ना छोटी मोटी दुकानों पे, मॉल पे के बाहर जो है वो लगा दिया जाए। तो ये तो फ्रॉड अभी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये खतरा विशेष तौर से सबके लिए है और इस पर सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि इसमें सरकार का भी एक बार डर दूर हो जाए, पहले अभी पड़ताल करेंगे, शायद सही कहा है, जल्दी खुलासा हो जाएगा। अभी तक पता लगा लिया होगा कि हमारा आदमी है या नहीं, तो अगर इनका आदमी नहीं होगा तो जल्दी खुलासा हो जाएगा और इनका होगा तो पेंडिंग रहेगा मामला। फिर ये इसको निश्चित रहें, आपका आदमी नहीं है, निश्चित रहें कोई आपका आदमी हमारा तो कभी हो नहीं सकता ईमानदार होगा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का होगा अगर होगा तो। बाकी चलो भगवान करे ऐसा ना हो। और जी गिरधर शर्मा जी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी मैं, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। जरूर कहना चाहूंगा कि मैं इस बात से तो मुतमईन हूँ मुख्यमंत्री जी से कि उनके शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के लोग भले ही पकड़े गए हैं, पर उनकी हिम्मत देखिए कि अपने लोगों को पकड़ने में भी वो गुरेज नहीं करते, नहीं, वो ये अपने तो लोगों को पकड़वाने में भी गुरेज नहीं करते। ये बड़ी बात है। ये और राज्यों में और प्रदेश में और के कार्यकाल में कम देखा गया है। एक पत्रकार होने के नाते मैं इतना तो कह सकती हूँ, क्योंकि और ये विपक्ष इस बात को तो चीख कर कह रहा है कि सारे जितने भी घोटाले थे वो सारे धामी सरकार में निकल कर सामने आ रहे हैं। अब इसे पॉजिटिव ले ले या नेगेटिव, वो हमारी आपकी इच्छा।
भाजपा के हैं, लेकिन छोटे मोटे गुरुओं को पकड़ते सर, बड़ों को नहीं गिरधर पकड़ते। जी, नहीं, बड़े अपने गिरधर जी अपने उनको नहीं चोरी कर पकड़ेंगे। रहे हैं, जब सबके सामने आ जा रहे हैं तो मजबूरी है भाई नहीं, पकड़ना। विधानसभा अध्यक्ष छोटा पद, विधानसभा अध्यक्ष छोटा पद नहीं होता, दोनों दलों का बड़ा पद होता है, भले उसमें कार्रवाई अभी नहीं हुई है। चलिए तो आप लोगों को फिलहाल कहना हमें ये पड़ेगा। देखना होगा कि जो क्यूआर कोड वाला मास्टरमाइंड है ये कौन है। और जपेन जी, हम आशा करते हैं कि आज रात तक हमें ये पता चल जाएगा और कल अगर ऐसा होता है तो जरूर आप बधाई के पात्र होंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे मंदिर समिति के द्वारा जो क्यूआर कोड नहीं लगाए गए हैं, वो क्यूआर कोड वहां पर किसने लगाए, और इसको लेकर अभी विपक्ष का भी कहना है कि इतना वक्त बीत गया उसके बाद भी ये जानकारी कैसे हासिल नहीं हो पाई कि आखिर वो क्यूआर कोड किसने लगाए हैं। फिलहाल ये देखना होगा कि सरकार की तरफ से इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। देवभूमि के